गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन को कंप्लीट किया हुआ था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कार्डेंस और डिस्कास्ट रूल से बारे में चर्चा किया हुआ था। आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रुप थ्योरी कुछ चीज़ें बची हुई हैं जिनको मैं इस यूनिट के बाद कंप्लीट करूँगा। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आगे अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ पर कोडिंग और डिकोडिंग थ्योरी एक होती है क्रिप्टोग्राफी, जिसमें इस प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स यहाँ पे तो आप बहुत ही फंडामेंटल पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ के सिलेबस में काफ़ी डेप्थ में है और काफ़ी बड़ा रोल है क्रिप्टोग्राफी के अंदर नंबर थ्योरी का। कॉन्ग्रुएंसी वगैरह का बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है और बहुत सारे मैसेजेस को हम कोडिंग के माध्यम से सिक्योरिटी के अनुसार उसको कोडिंग कर देते हैं और काफ़ी आसानी से हमारा काम हो जाता है जो हम करना चाहते हैं, जो मैसेज भेजना चाहते हैं। ठीक है, फिलहाल ये तो उसके एप्लीकेशन की बात है, लेकिन आज हम लोग जो है बहुत बेसिक फंडामेंटल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अगर आप इसे अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से सोचेंगे तो लगभग इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में 12 से 14 नंबर के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसकी फ्यूचर उपयोगिता भी बहुत है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर में पहला कॉन्सेप्ट आता है डिवाइज़र का। डिवाइज़र जो कि आप हाई स्कूल लेवल क्लास 8 लेवल पे बात करते हैं, जिसको हम फैक्टर भी कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी नंबर का फैक्टर कह रहे हैं, जैसे सपोज दैट आप 3 को 39 का फैक्टर कह रहे हैं, तो इसका मतलब 39 जो है 2 हिस्सों में ब्रेक होना चाहिए और उसका एक हिस्सा जो है 3 होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर 13 को आप 39 का फैक्टर कह रहे हैं तो इस 39 को 2 हिस्सों में बंटना चाहिए, उसका एक हिस्सा जो है क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो मैंने बोर्ड पर यही लिखा, इफ़ a and b आर द टू इंटीजर and b is not equal to 0, when we say that b is called a divisor of a, मतलब अगर आप इस b को इस a का, जैसे आपसे बोला जाए 2 जो है वो 4 का डिवाइजर है, तो अगर इस 2 को 4 का डिवाइजर कह रहे हो तो 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 2। अगर आप बोल रहे हैं कि 2 8 का डिवाइजर है, इसका मतलब 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 हो जाएगा। अगर आप बोल रहे हैं कि 3 जो है वो 12 का डिवाइजर है, मीन्स 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 हो जाएगा। दैट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से अगर b को आप a का डिवाइजर कह रहे हैं तो जरूर एक ऐसा इंटीजर q इस प्रकार से मिलेगा जहां पर ये जो a है वो 2 टुकड़ों में बटेगा और उसका एक टुकड़ा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो आपने वही बात लिखी, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू। बहुत सिंपल सी बात है, अगर b जो है इस a का गुणनखंड है, इसका मतलब कि या डिवाइजर है, तो इस a को कम से कम 2 हिस्सों में बंटना चाहिए और उसका एक हिस्सा क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। अगर आप लॉजिकली यहां समझें तो अगर 3 को 12 का डिवाइजर कर रहे हैं तो 12 को 2 हिस्सों में बंटना चाहिए, उसका एक हिस्सा क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ऐसे आपने एग्जाम्पल लिख रखा है कि 13 is the divisor of 39 because 39 can be expressed into the 13 into 3। ठीक है, तो 13 जो है 39 का डिवाइजर है, क्योंकि 39 को 13 गुणे 3 लिख सकते हैं, या फिर 3 जो है 39 का डिवाइजर है क्योंकि उस 39 को आप 13 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी बात है जिसको आप लोअर क्लासेस में बहुत फ्रिक्वेंटली स्टडी करते हैं। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट लोअर क्लासेस से ही होगा, लेकिन हम अपने स्टडी को थ्योरेटिकल अप्रोच से स्टडी करेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोअर क्लासेस में करते आते हैं, लेकिन उनको एक फॉर्मेट दिया जा रहा है, एक थ्योरेटिकल अप्रोच से हम एनालिसिस की तरफ मूव करने का प्रयास करें, जिससे कि हम आगे फर्दर स्टडीज़ में इनकी उपयोगिता को देख सकें और फील कर सकें। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आपके पास कोई इंटीजर है, सपोज दैट आपने यहाँ पे कोई इंटीजर लिया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज दैट आपने कोई इंटीजर 4 ले लिया। ठीक है, तो इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज 4 इंटू 1। ठीक है, या फिर -4 इंटू -1। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हैं, अगर ये जो डिवाइजर है तो अगर b a का डिवाइजर है तो इस तरह से डिनोट किया जाता है, b इज डिवाइजर ऑफ a, या दूसरे शब्दों में b डिवाइड्स a। ठीक है, तो यहाँ देखो आपने 4 को जो है 2 हिस्सों में बांट दिया, 4 गुणे 1 या फिर -4 गुणे -1, दोनों इंटीजर है।
तो आपके फंडामेंटल लॉ से क्या हुआ कि दोनों टुकड़े एक्चुअल नंबर के क्या कहलाएंगे, फैक्टर। तो 4 इज डिवाइजर ऑफ 4, यहां से -4 इज डिवाइजर ऑफ 4, 1 इज डिवाइजर ऑफ 4, -1 इज डिवाइजर ऑफ 4। ठीक है, ऐसा नहीं है, इस 4 के पास अदर डिवाइजर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, यानी 2 भी इस 4 का क्या होगा, डिवाइजर होगा। ठीक है, क्योंकि 4 दो टुकड़ों में बट रहा है, उसका एक टुकड़ा क्या है, 2 है। ठीक है, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि इफ वी टेक द एनी इंटीजर देन डेफिनेटली इट इज ऑलवेज डिवाइजर। वो इटसेल्फ नंबर, उस इटसेल्फ का नेगेटिव नंबर 1 होगा और -1 होगा। दिस टाइप ऑफ डिवाइजर इज नोन एज द इम्प्रॉपर डिवाइजर, बट द रेस्ट डिवाइजर अदर देन दिस डिवाइजर इज नोन एज द प्रॉपर डिवाइजर। ठीक है, तो मैंने वही बात लिखा कि a कोई भी इंटीजर है तो इस a को लिख सकते हैं a इंटू 1 या -a इंटू -1। तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि a का डिवाइजर है, -a भी a का डिवाइजर है, 1 भी a का डिवाइजर है, -1 भी a का डिवाइजर है। इस नाते कहा गया दीज डिवाइजर ऑफ a, मतलब जो ऊपर डिवाइजर मिले गए हैं, आर कॉल्ड ए इम्प्रॉपर डिवाइजर एंड ऑल अदर डिवाइजर ऑफ a इज नोन एज द प्रॉपर डिवाइजर। जैसे यहाँ पे 2 जो है इस 4 का प्रॉपर डिवाइजर है, लेकिन 4 का 4, -4, 1 और -1 कैसे डिवाइजर हैं, इम्प्रॉपर डिवाइजर है। तो इम्प्रॉपर का मतलब जो कि ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे। 3 ले लीजिए, 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हो, -3 इंटू -1 लिख सकते हो। ठीक है, 6 ले लीजिए तो 6 को 6 इंटू 1 लिख सकते हो, -6 इंटू -1 लिख सकते हो। तो 6 का डिवाइजर 6 भी होगा, -6 भी होगा, +1 भी होगा, लेकिन 6 का डिवाइजर 2 और 3 भी होगा। लेकिन ये दोनों डिवाइजर जो है अदर देन दीज नंबर्स हैं, इस नाते इस प्रकार के डिवाइजर को आप लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर डिवाइजर। लेकिन जो 6, -6, 1 और +1 मिल रहा है, दिस टाइप ऑफ डिवाइजर इज नोन एज द इम्प्रॉपर डिवाइजर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अगला जो कॉन्सेप्ट है एसोसिएट का है। एसोसिएट में क्या होता है, अगर आपके पास दो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, मैं बार बार इंटीजर बोल रहा हूं, इंटीजर के बारे में आप परिचित हैं। इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो इज नोन एज द इंटीजर। ये आपने ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करते वक्त मैंने बताया था। एसोसिएट का मतलब क्या होता है, दो नॉन जीरो इंटीजर ए और बी हैं, ये दोनों एक दूसरे के एसोसिएट कहलाते हैं तब जब ए बी का डिवाइजर हो और बी जो है ए का डिवाइजर होना चाहिए। जैसे अगर ए जो है बी का डिवाइजर है तो बी भी ए का डिवाइजर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मान लो कि बोल रहे हो कि ए एंड बी आर कॉल्ड द एसोसिएट इफ ए इज डिवाइजर ऑफ बी एंड बी इज डिवाइजर ऑफ ए। अब जरा सोचो, अगर ए बी का डिवाइजर है तो इसका मतलब बी दो हिस्सों में बटेगा, उसका एक हिस्सा ए होना चाहिए। जो आप अगर आप बोल रहे हैं कि 4 जो है, 2 जो है 4 का डिवाइजर है तो 4 दो हिस्सों में, या फिर आप बोल रहे हैं कि 2 जो है, यहां पे मैं रफ कर रहा हूं, 2 जो है 6 का डिवाइजर है, मीन 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 लिखते हो। वैसे अगर बी को ए को बी का डिवाइजर बोल रहे हो तो इस बी को भी दो हिस्सों में बंटना चाहिए, सब इंटीजर्स हैं तो एक हिस्सा उसका बी होना चाहिए और एक कोई इंटीजर होना चाहिए। तो एक हिस्सा ए होना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, ए इंटू T1। ठीक है, इसी प्रकार से बी जो है ए का डिवाइजर करें, चूंकि एसोसिएट का डिफिनीशन है, तो अगर बी जो है ए का डिवाइजर है तो इसका मतलब यह ए भी दो हिस्सों में बंटना चाहिए, उसका एक हिस्सा क्या होना चाहिए, बी। तो a इज इक्वल टू बी इंटू T2, जहां पे T1 और T2 कैसे नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इस वाले इक्वेशन के अंदर आप b की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, कंसोलेशन लॉ से a कैंसिल हो जाएगा, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो, T1 भी इंटीजर है, T2 भी इंटीजर है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 के बराबर है। इट इज ओनली पॉसिबल आइदर T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू +1 और T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू -1, तभी इनका प्रोडक्ट +1 हो सकता है। तो अगर आपने ऐसा बोला तो ये कब संभव है, अगर A और B एक दूसरे के एसोसिएट हैं तो ऐसा तभी संभव है जब या तो B A के बराबर हो जाए और नहीं तो B जो है -A के बराबर हो जाए। देन इन दैट सिचुएशन यू कैन से दैट द बोथ द नंबर आर सेड टू बी द एसोसिएट। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए सोचें हम लोग, तो आप जरा सोचो, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें एसोसिएट की, तो 4 जो है -4 का एसोसिएट कहलाएगा। कारण क्या है, क्योंकि 4 जो है -4 का डिवाइजर है,
साथ ही साथ -4 जो है 4 का डिवाइजर है, क्योंकि अगर आप 2 को 6 का डिवाइजर कह रहे हैं तो यहाँ पे 4 को -4 का डिवाइजर, तो -4 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू -1, ठीक है। और यहाँ पे अगर 4 को आप बात करें तो -4 इंटू -1, तो डेफिनेटली 4 जो है कोई भी नंबर इटसेल्फ का एसोसिएट होगा, और कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर अपने निगेटिव वर्जन का एसोसिएट होगा। मतलब 4 का एसोसिएट तो है ही है, लेकिन 4 -4 का भी एसोसिएट है, क्योंकि 4 -4 का डिवाइजर होगा और -4 किसका डिवाइजर हो जाएगा, आपका +4 का हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू द डिवाइजर एंड एसोसिएट। अब इसके बाद हम लोग जो है डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे, और डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग बहुत सारी थ्योरीज को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम क्या। तो हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम का जो स्टेटमेंट है वो आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, और काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरम है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए इज एनी इंटीजर and b is a positive integer, then there exist two unique integer q and r in such a way जहां पर a is equal to bq plus r लिखा जा सकता है, जहां पर r की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी और नहीं तो 0 से बड़ी और b से क्या होती होगी, छोटी। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा फंडामेंटल कि हमने 4 कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, इस 4 को हम लोग b बोल रहे हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर 9 ले लिया और यहाँ पर इस 9 को a बोल रहे हैं, मतलब a को इस b से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। ये आपकी q की वैल्यू हो गई और ये आपकी r। यहाँ पर इस 9 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, देखिए। और यहाँ पर इस 1 की वैल्यू 0 से बड़ी और किससे छोटी, जिससे डिवाइड कर रहे हो 4 से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम है कि आप यहाँ पर भी इस a को b से डिवाइड कर रहे हैं और ये q टाइम गया, रिमाइंडर कितना आया r। चूंकि ये कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं है तो आपको दोनों संभावनाओं पे अपने विचार को रखना होगा। यहां तो आप बोल सकते हैं कि 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, बट अगर आपके पास ये न्यूमेरिकल डेटा नहीं है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे क्योंकि सपोज दैट यहाँ अगर 8 हो जाता, जैसे आप b इज इक्वल टू 4 लेते हैं और यहाँ पर a इज इक्वल टू 8 लेते हैं और ये 2 टाइम जाता तो यहाँ 8 होता, रिमाइंडर 0, तब तो रिमाइंडर 0 हो जाता, तो उस कंडीशन में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता। तो यहाँ पर हम चूंकि लॉजिक वे में अपनी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, इस नाते हमें यहाँ पर दोनों तरह के सिचुएशंस के बारे में चर्चा करना होगा, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम का बहुत सीधा सा मतलब कि अगर a आपके पास कोई इंटीजर है और b एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, तो आपके पास 2 यूनिक इंटीजर, 2 अद्वितीय पूर्णांक इस प्रकार से मिलेंगे q और r, जहां पर a बराबर bq प्लस r लिख सकते हैं, और जो r जो रिमाइंडर का बिहेवियर करेगा वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और जिससे डिवाइड करोगे उससे ऑलवेज क्या होगा, छोटा होगा। आप इस लॉजिक से समझ सकते हैं, सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ठीक है हम न्यूमेरिकली इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रूफ के पीछे आपको तर्क देने होते हैं, ठीक है। उन तर्क के आधार पर आप अपने सिस्टम को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिए, पेशेंस के साथ समझिए, आप इसे ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। नाउ आपके पास गिवन चीजें क्या है, पहले तो वो लिख लीजिए आप। गिवन a, b बिलोंग्स टू z, ठीक है, सच दैट b इज ग्रेटर देन 0। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट an infinite set A is given by A is equal to, this is A minus bx, such that for every x belongs to z।
इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये एजेंडा प्रूफ करने के लिए आपको शुरुआत करने के लिए अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये आपका एक जनरल जंक्शन होगा। देखिए मैं क्या इसको बताना चाह रहा हूँ। सपोज दैट आपने कहा b की वैल्यू यहाँ पर हमने 2 ले ली और a की वैल्यू हमने 4 ले ली। इसमें कहीं कोई तकलीफ वाली बात नहीं कि यहाँ पर 4 माइनस 2 इंटू यक्स, और यक्स जो है z का मेंबर है फॉर एवरी एक्स, क्योंकि z के बारे में कहा जाता है डॉट 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 दिस इज -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। आप इससे परिचित हैं, ये पूर्णांकों का समुच्चय। अब जरा सोचो, इसी सेट को आपने a नाम दिया। अब किसी बंदे ने अगर x की वैल्यू को यहाँ 0 रख दिया तो इस सेट का एक एलिमेंट प्राप्त होगा, x की वैल्यू को 1 रख दिया तो दूसरा एलिमेंट प्राप्त होगा, x की वैल्यू को -1 रख दिया तो तीसरा एलिमेंट प्राप्त होगा। ऐसे ऐसे हम इस यक्स को, क्योंकि ये 4 और 2 फिक्स है, लेकिन यक्स वेरिएबल सिचुएशन में, और वो वेरिएबल कहां बिलोंग करता है, z के अंदर। तो z तो खुद ही इनफाइनाइट सेट है यार। तो आप चेंज करते जाइए, बार बार आपको a का एक नया एलिमेंट मिलता जाएगा। तो अगर z इनफाइनाइट है तो a का तो स्वाभाविक सा कैरेक्टर है कि a भी कैसा सेट होगा, आपका इनफाइनाइट सेट होगा। तो वही मैंने लिखा कि a और b इस z के दो मेंबर्स हैं। अब ये a और b एट द टाइम फिक्स होंगे, ठीक है, और b ग्रेटर देन 0 है। तो लेट अस कंस्ट्रक्ट एन इनफाइनाइट सेट a विच इज गिवन बाय लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात क्या आती है कि जैसे जैसे आप यक्स को चेंज करोगे तो इसमें बहुत सारे निगेटिव, सपोज दैट किसी ने 1 रख दिया, अगर यहां पर 1 रख दिया तो ये एलिमेंट 2 प्राप्त होगा। किसी ने यहां पर 3 रख दिया तो 6 मतलब -2 प्राप्त होगा। यानी कि इस सेट के एलिमेंट a के एलिमेंट पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं और निगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम दूसरा स्टेप क्या करने जा रहे हैं कि लेट एक सेट नया डिफाइन करें, लेट be the set of all non-negative elements of A is given by, this is b is equal to a minus bx which is greater than or equal to 0 and for every x belongs to z। तो definitely यार it is a collection of positive element of a, that's why ये हमेशा इस A के अंदर क्या करता होगा, कंटेन सबसेट होता, क्योंकि इसके अंदर तो पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे, निगेटिव इंटीजर, लेकिन B में आपने A के उन्हीं एलिमेंटों को रखा जिनका सेंस कैसा है, पॉजिटिव सेंस है, ठीक है। अब बड़ी सिंपल सी बात कि जब आप पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर इज द इंक्रीजिंग सेट, इंटीजर की बात कर रहे हैं। हाँ, आप इररेशनल चाहे रैशनल की बात करते हैं तो उसका लीस्ट एलिमेंट डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब आप इंटीजर की बात कर रहे हैं तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर अगर आप 2 रखेंगे, सपोज दैट इसको आपने 9 कर दिया होता तो उस कंडीशन में यहां पर भी 9 होता। तो यहां पर अगर आप 4 रखेंगे, 4 रखने के बाद इस सेट A का जो एलिमेंट मिलेगा 1 मिलेगा, और ये सबसे छोटा एलिमेंट होगा, क्योंकि देखिए आप यहां पर x बराबर रखेंगे, मैं पॉजिटिव सेंस की बात कर रहा हूं, इसको आप रफ कर दीजिए। अगर हम पॉजिटिव सेंस की बात करें तो b का सबसे छोटा एलिमेंट 1 होगा, बाकी जो भी एलिमेंट प्राप्त होंगे वो हमेशा इस 1 से क्या होंगे, बड़े, और वो x के किसी एक यूनिक वैल्यू के लिए ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर हमने ये क्लेम किया कि a एक इनफाइनाइट सेट था, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट था, इसमें से पॉजिटिव वाले इंटीजर्स को b में रखा गया, तो ये तो बहुत स्वाभाविक सा कैरेक्टर है कि x के किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इस b का यह जो सॉल्विंग एलिमेंट होगा वो सबसे छोटा एलिमेंट होगा। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप 9 माइनस 2 इंटू 4 कर रहे हैं तब जाके 1 प्राप्त हो रहा है। तो मुझे ये पता नहीं कि इसमें कौन सा लीस्ट होगा, बट
अगर ये पॉजिटिव इंटीजर का कलेक्शन है तो इस बात की गारंटी है कि इसमें लीस्टनेस तो बना ही रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या अगला स्टेप बोलने जा रहा हूं, नाउ लेट R be the least element of B, least element of B, that is your claim। ठीक है, तो then this is then we have, क्या we have, this is R belongs to B, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, and R greater than or equal to 0। अब R इसको a माइनस बी एक्स को सॉल्व करने पे प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर क्यों R ले लिया, अरे भाई कुछ तो लेते, उसके अकॉर्डिंग यहां भी चेंज करते। अब यहां पर हम ये बोलने जा रहे हैं कि अगर हम यहां पर x के किसी एक वैल्यू को रखें जो कि इंटीजर हो तो इसको सॉल्व करने पर आपको वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, R प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। तो मैं यहां पे क्या इंपोज करने जा रहा हूं, दिस इंप्लाइज दैट, गौर करना, दिस इंप्लाइज दैट R is equal to a minus bq for some q belongs to z। इस बात की गारंटी है कि ये R भी यूनिक होगा और Q भी यूनिक होगा। इसकी यूनिकनेस को अभी साबित भी किया जाएगा। ठीक है, परंतु आपने बोला कि अगर x बराबर Q, यहां पे आप लिखिए दिस इज x इज इक्वल टू Q बिलोंग्स टू Z। अगर x बराबर Q यहां पे रखा गया होगा तो इन दोनों को घटाने के बाद, सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या मिल गई, R। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, BQ प्लस R, और यहां पर R के बारे में क्या बोल रहे हैं, R इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। से इक्वेशन नंबर 1, that's equation 1 fulfill the first objective। Your first objective is here। First of all, you can write down A is equal to BQ plus R। Now the next objective is here। You will try to prove that कि equation number 1 is hold in the situation of कि whenever R is strictly less than B। लेकिन इसके लिए ये सिचुएशन तब आप प्रूफ करेंगे जब R 0 ना हो, क्योंकि R अगर 0 हो जाएगा तब तो A बराबर BQ हो जाएगा और उस कंडीशन में B जो है A का फैक्टर होगा, वो ऑब्वियसली दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन हम मानने जा रहे हैं कि अगर R 0 नहीं है तो आपको साबित ये करना है कि उस कंडीशन में समीकरण नंबर 1 तब होल्ड करेगा जब जो है R की वैल्यू लेस देन क्या होनी चाहिए, B होनी चाहिए। देखिए थ्योरम्स की बात हो रही है, यहां पर आपको लॉजिक देना पड़ता है। न्यूमेरिकली अडॉप्ट करना ज्यादा आसान है, लेकिन अगर आप इसको लॉजिक वे में प्रूव कर रहे हैं तो किसी भी नंबर्स के लिए होल्ड करेगा। ठीक है, तो नाउ योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज हियर। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इफ R is not equal to 0, if R is not equal to 0, then this is R is less than B। That is your main purpose। ठीक है, now कभी कभी होता क्या है कि हम अपने थ्योरम को कंट्रोवर्सी मेथड से साबित करते हैं। ठीक है, अब हम ये मानने जा रहे हैं कि भैया इक्वेशन नंबर 1 जो है वो होल्ड करता है, परंतु R की वैल्यू लेस देन B नहीं है। ठीक है, लेकिन नहीं मानने पर अगर कोई थ्योरम के ऊपर विरोधाभास या कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए तो आपकी मानी हुई बात गलत होगी। अंडर द कंडीशन 1 आपकी मजबूरी होगी कि अगर R 0 नहीं है तो R की वैल्यू लेस देन क्या होनी चाहिए, B होनी चाहिए। तो देखिए अब हम क्या बोल रहे हैं, इफ पॉसिबल लेट R is not less than B, means this implies that R is greater than or equal to B। This implies that R minus B is greater than or equal to 0। Now we using equation number 1 because you have to assume that the equation number 1 is holds। ठीक है, तो now R की वैल्यू को रिप्लेस करिए, तो this is A minus BQ, दिस इज माइनस B इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। आप यहां लिख सकते हैं दिस इज बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इसको आप क्या लिख सकते हैं,
दिस इंप्लाइज दैट a माइनस b प्लस वन, दिस इज q प्लस वन और ये b इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. नाउ वी पुट हियर q इज इंटीजर, देन q डैश इज इक्वल टू q प्लस वन कहाँ बिलोंग करेगा आपका z में. तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस q डैश b इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर सम q डैश इज बिलोंग्स टू z. अब जरा बताइए इसका फॉर्म कैसा है, a माइनस बी एक्स टाइप का. ये पॉजिटिव है तो इसको कहां जगह मिलनी चाहिए, a में, और ये किसको सॉल्व करने पे मिला है, r माइनस बी को. तो r माइनस बी भी कहां बिलोंग करना चाहिए आपका, a में. बहुत सिंपल सी बात है कि इसका जो फॉर्म है वो a माइनस बी एक्स का है, और अगर a माइनस बी एक्स धनात्मक है तो डेफिनेटली उसको जगह कहां मिलनी चाहिए, b में. तो आप यहां डायरेक्टली बोल सकते हैं a माइनस क्यू डैश इंटू बी कहां बिलोंग करेगा, b में. और अगर ये b में बिलोंग कर रहा है तो r माइनस बी भी कहां बिलोंग करेगा आपका, b में. यानी कि जो r माइनस बी है वो b का क्या है, मेंबर है. इसको आप बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2. जरा ध्यान से बातों को समझिएगा. इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए, नाउ सिंस b इज ग्रेटर देन 0. अब जरा बताइए कि कहीं अगर गणित में लिखा हो कि 2 जो है वो पॉजिटिव है तो माइनस 2 जो है क्या हो जाएगा, निगेटिव है. तो अगर b पॉजिटिव इंटीजर है तो माइनस बी लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट माइनस बी इज लेस देन 0. और अब बताइए अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर को इसके दोनों साइड में ऐड कर दीजिए, 4 माइनस 2 इज लेस देन दिस इज 4. तो ऑफकोर्स ये आइडेंटिटी फॉलो हो जाएगी. तो मैं यहां क्या बता जा रहा हूं, r पॉजिटिव है, दोनों साइड में ऐड कर दो तो r माइनस बी इज लेस देन क्या हो जाएगा, r. से इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 को आप कंपोज करिए. जैसे ही आप कंपोज करेंगे फ्रॉम 2 एंड थर्ड वी फाइंड दैट, क्या फाइंड दैट, r माइनस बी, r माइनस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, r माइनस बी बिलोंग्स टू r, और r माइनस बी इज लेस देन r. ठीक है, ये आपको 3 बातें मिली. पहली बात, r माइनस बी का मेंबर है, और दूसरी बात कि r माइनस बी r से छोटा है. तो हाउ कैन से दैट r इज द लीस्ट एलिमेंट, क्योंकि अगर आप देखें तो r माइनस बी r से छोटा होने के साथ साथ b का मेंबर है. तो आपने कहा कि यह r जो है इस b का सबसे छोटा एलिमेंट प्राप्त हो रहा है. अगर x बराबर q इस सिस्टम में रख दिया जाए तो इनको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिल रही है वो सबसे छोटी एलिमेंट है. लेकिन यहां पर तो ये विरोधाभास क्रिएट हो रहा है कि r से भी छोटा एक नंबर मिल रहा है जो कि b में जाने को तैयार है. अब आप कह सकते हैं कि भैया r नहीं छोटा होगा, r माइनस बी रखने पे छोटा होगा. लेकिन फिर आप इसी प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे तो r माइनस बी से भी छोटा एक इंटीजर मिल जाएगा. यानी कि आपको ये ब्लॉक करना पड़ेगा कि अगर आपने समीकरण नंबर 1 को होल्ड कराया है तो ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब r की वैल्यू जो है लेस देन क्या होनी चाहिए, b. अगर r 0 के बराबर नहीं है तो ऐसा आपको बोलना पड़ेगा. तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, बहुत सिंपल सी बात, which is a contradiction, so our supposition is wrong. ठीक है, and hence r is less than b is true. से इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 4 को मिला लीजिए. तो फ्रॉम 1 एंड 4 वी फाइंड दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b. ठीक है, दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, लेकिन अब दूसरी बात यहां पे ये रह जाती है कि जो आपका जो Q और R मिल रहा है वो यूनिक होना चाहिए. ठीक है, मैं फिर से एक बार इसको कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि एक बड़ा थ्योरम है,
और थोड़ा सा आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा। आपने इंटीजर लिया था, सवाल में दिया b ग्रेटर देन 0 है, आपने एक सेट बनाया किस प्रकार से a इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स सच दैट फॉर एवरी x कहाँ बिलोंग करता है, z के अंदर। अब x जैसे जैसे z के ऊपर रन करेगा वैसे वैसे a का डिफरेंट एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब z चूंकि इनफाइनाइट सेट है तो a भी इनफाइनाइट सेट होगा। इस a के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर भी होंगे और निगेटिव इंटीजर भी होंगे। हमने पॉजिटिव एलिमेंट के कलेक्शन को b बोल दिया, इसमें वह इंटीजर हैं जो कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हैं। अब जरा बताओ कि जब आप 0 को तो छोड़ दो, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तब तो नॉन जीरो की बात हो रही है। तो अगर इसमें नॉन जीरो एलिमेंट की बात कर रहे हो तो इंटीजर्स की बात कर रहे हो, इंटीजर हमेशा जो है रेजिंग सेट होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसा नहीं है कि 1 के बाद 0.5 आ गया, वो इंटीजर है ही नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में x के किसी एक वैल्यू के लिए जब आप इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो आपको इस b का सबसे छोटा एलिमेंट प्राप्त होगा, ये बिल्कुल तय है। तो आपने कहा कि अगर हम r इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ b, r इसको सॉल्व करने पे मिल रहा है लेकिन इसके जगह x पे कुछ रखना पड़ेगा, तो आपने x बराबर q रखा, सॉल्व किया तो r इज इक्वल टू a माइनस बी क्यू करने पर r मिल गया। तो यह a बराबर बी क्यू प्लस r, और जहां पे r ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अगर r 0 हो गया तब तो आपका प्रोसेस ब्लॉक करेगा। लेकिन कहता यह है कि अगर आपने a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा हुआ, r नॉट इक्वल टू 0 है, तो समीकरण नंबर 1 तभी संभव हो पाएगा, इस तरह से तब लिखा जाएगा जब r की वैल्यू लेस देन क्या होनी चाहिए, b होनी चाहिए, ठीक है। ये सब पता है कि b को a से डिवाइड किया जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। a को b से डिवाइड किया जा रहा है, वो सारी सिचुएशंस हैं, लेकिन आपको लॉजिकली इस बात को साबित करना है, ठीक है। तो r इज नॉट इक्वल टू 0 इफ इट इज ओनली पॉसिबल कि r की वैल्यू लेस देन क्या होनी चाहिए, b। ये समीकरण नंबर 1 तब ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि समीकरण नंबर 1 सही है लेकिन r की वैल्यू लेस देन b नहीं है। अगर r की वैल्यू लेस देन b नहीं है तो r की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू b होगी। r माइनस बी पक्षांतर कर लिया, r माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। r की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, a माइनस बी क्यू माइनस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा ड्यू टू इक्वेशन नंबर 1। रिजॉल्व किया तो ये आपको इस फॉर्म का एलिमेंट मिला। अब ये इस फॉर्म का एलिमेंट मिल रहा है यार, तो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो इस एलिमेंट को कहां जगह मिलनी चाहिए, बी में, क्योंकि इसी फॉर्म का है। और ये किसको सॉल्व करने से मिला है, r माइनस बी, तो r माइनस बी भी कहां बिलोंग कर जाएगा, b में। अब जरा सोचो, b धनात्मक है, b धनात्मक है, अगर 2 धनात्मक है तो -2 तो ऋणात्मक होगा, लेस देन 0। तो b ग्रेटर देन 0 तो माइनस बी इज ग्रेटर देन लेस देन 0। इसके दोनों साइड में अगर किसी पॉजिटिव पूर्णांक को ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो r माइनस बी इज लेस देन r, अगर 4 माइनस 2 इज लेस देन 4, ठीक है। तो से इक्वेशन नंबर 3, 2 और 3 को मिलाया तो मिला क्या कि r माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, r माइनस बी का मेंबर है और r माइनस बी r से छोटा है। तो यार हाउ कैन से दैट r इज द लीस्ट एलिमेंट, क्योंकि b का एक और एलिमेंट उस r से छोटा बनके उसके स्मॉलेस्ट होने पर सवालिया निशान पैदा कर रहा है। अब आपके मेमोरी में सर ये लिस्ट होगा, इसको लेते तो फिर इसी प्रोसेस से उससे भी छोटा मिल जाता, यानी कि दिस इज ओनली पॉसिबल कि ऐसा तभी संभव है, इक्वेशन 1 को तभी लिखा जा सकता है जब r की वैल्यू लेस देन क्या होनी चाहिए, b। तो आपने वही लिखा, विच इज अ कंट्राडिक्शन, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड देयरफॉर r इज लेस देन b इज ट्रू। r is less than b is true. It means that from equation 1 and 2 it is possible that कि you can write a is equal to bq plus r, और जहां पर r की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन b है, मतलब r की वैल्यू लेस देन b तभी होगी जब वो r 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आपका पहला पार्ट है। लेकिन अब हमें ये साबित करना है कि इस सिस्टम के अंदर जो ये Q और R मिल रहे हैं वो दोनों यूनिक है, क्योंकि अगर आप 2 से 9 को डिवाइड कर रहे हैं तो वो 4 टाइम ही जाएगा और रिमाइंडर 1 ही आएगा। ये तो आप बिल्कुल परफेक्टली आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके यूनिकनेस के बारे में सोचें तो मैंने ग्रुप थ्योरी में और जितने भी थ्योरम्स के रिगार्डिंग बात किया हुआ है शुरुआत में ही कि कभी भी सिस्टम में यूनिकनेस की चीज को दिखाने के लिए हमेशा 2 बातों को माना जाता है और उन दोनों बातों को आपस में जो है बराबर दिखा। मैं इसको भी रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यूनिकनेस दिखाने के लिए हम यहां पर 2 बातें मानेंगे, मतलब कि जब हम इस a को b से डिवाइड कर रहे हैं
तो Q जैसे आपने 2 से 9 को डिवाइड किया तो 4 बार गया। अब हम मान रहे नहीं भैया 5 बार जाने पर भी कुछ और रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा, ये यूनिक नहीं है, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे, यहां पे देखिए, फॉर यूनिकनेस गौर करिएगा, ठीक है। इफ पॉसिबल let Q1 Q2 and R1 R2, ठीक है, be the two values of Q and R, ठीक है, Q and R such that A is equal to B Q1 plus R1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन B, ठीक है। नाउ आल्सो A इज इक्वल टू B Q2 प्लस R2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन B। भाई आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा कि Q और R की दो वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रही है, तो सारे स्टेटमेंट को लागू करेगी। अब जरा सोचिए कि इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए, मैथमेटिक्स कहता है। तो आप यहां से क्या बोलेंगे, B Q1 प्लस R1 इज इक्वल टू B Q2 प्लस R1 की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B, R2 की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन B, ठीक है। अब जरा सोचो यार कि आप मान लो R1 आप इसको 10 ले लिया, R1 की वैल्यू 5 है, R2 की वैल्यू को आपने 4 कर दिया, ये भी लेस देन 10 है, या फिर इसको आपने 9 कर दिया, इसको आपने 8 कर दिया, या फिर इसको जो भी करिए, तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो भी 10 से छोटा होगा। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर R1 लेस देन B है, R2 लेस देन B है, तो R1 माइनस R2 भी लेस देन B होगा। हाँ, वो निगेटिव हो सकता है, हम ग्रेटर देन 0 की बात को इग्नोर करेंगे, ठीक है। 0 होगा तब तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट R1 माइनस R2 इज इक्वल टू B ब्रैकेट में Q2 माइनस Q1, ठीक है। और यहां पर आप क्या बोलेंगे, दिस इज वेयर R1 माइनस R2 इज लेस देन B, ठीक है। अब जरा सोचो कि भैया R1 माइनस R2 इंटीजर है, ये इंटीजर जो है 2 टुकड़ों में बट गया। पहला टुकड़ा इसका इंटीजर B है और Q2 माइनस Q1 भी इंटीजर है। तो मैथमेटिक्स में यार अगर कहीं आपने यहां पे लिखा हुआ है, अगर कहीं आपने, इसको मैं रफ कर रहा हूं, अगर कहीं आपने लिखा हुआ है कि 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो ये 2 और 3 6 के क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। तो मैथमेटिक्स क्या कहता है कि अगर R1 माइनस R2 इज इक्वल टू B इंटू Q2 माइनस Q1 लिखा गया है यार, तो बहुत स्वाभाविक सी बात कि B is a divisor of R1 minus R2 and R1 minus R2 is less than B, ठीक है। That is the very big problem। कारण क्या, क्योंकि अगर 2 और 3 को आप 6 का डिवाइजर कर रहे हैं तो 2 और 3 जो है, 2 और 3 कभी भी इस 6 से बड़े नहीं होंगे, ठीक है। हाउ इट इज पॉसिबल, भाई यहां पर आपने B को, भाई कारण क्या है, R1 माइनस R2 इंटीजर 2 टुकड़ों में बटा, मैथमेटिक्स कहता है कि दोनों टुकड़े इस एक्चुअल इंटीजर के फैक्टर कहलाने चाहिए, लेकिन मजबूरी कहती है कि R1 माइनस R2 की वैल्यू B से छोटी, यानी B बड़ा हो जा रहा है, जिसको आप फैक्टर कह रहे हैं वो जिसका फैक्टर कहला रहा है उससे बड़ा हो जा रहा है। ऐसा गणित में नहीं संभव है, क्योंकि अगर आप 2 और 3 को 6 का डिवाइजर कह रहे हैं तो ऐसा तभी संभव है जब 2 और 3 6 से क्या होने चाहिए, छोटे, अगर वो अदर देन 6 फैक्टर है, ठीक है। तो अब यहां पे तो बड़ा हो जा रहा है, यानी गणित की संभावनाओं को बचे रहने के लिए आपकी मजबूरी होगी कि अंडर दिस सिचुएशन R1 माइनस R2 की वैल्यू को क्या मान लिया जाए, 0 मानते ही B पॉजिटिव सवाल में दिया हुआ है, यानी कि आप यहां लिखेंगे विच इज
विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर जीरो होगा तो कोई भी नंबर जीरो का ऑलवेज डिवाइजर होता है, ठीक है। तो विच इज नॉट पॉसिबल, therefore r1 minus r2 is equal to 0 and this implies that r1 is equal to r2, पहली बात, ठीक है। r1 is equal to r2 हो गया। now from say assume this one is the equation number 6, ठीक है। now from 6 क्या हो जाएगा, b ब्रैकेट में q2 माइनस q1 इज इक्वल टू 0। सवाल में दिया हुआ है b ग्रेटर देन 0 है, b पॉजिटिव है, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट अगर 0 है, एक धनात्मक है तो एक तो मजबूरी में 0 हो जाए, क्योंकि अगर b पॉजिटिव है तो दिस इंप्लाइज दैट b इज नॉट इक्वल टू 0। then this shows that q2 minus q1 is equal to 0, that is q1 is equal to q2. Hence we can conclude that q and r are unique, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए। यूनिकनेस दिखाने के लिए हम दो बातों को मान रहे हैं। हम मान रहे हैं कि q की दो वैल्यू और r की दो वैल्यू दिए गए स्टेटमेंट 5 को सेटिस्फाइड करेगी, ठीक है। तो आपने लिखा a इज इक्वल टू जो है b q1 प्लस r1 का रिस्ट्रिक्शन ये होगा a इज इक्वल टू b q2 प्लस r2, दोनों का साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, ट्रांसफर कर लिया। r1 माइनस r2 डेफिनेटली b से छोटा होगा, मैंने एक न्यूमेरिकल डेटा लेके बताया। अब बताइए छोटा, ये b बड़ा है लेकिन r1 माइनस r2 पूर्णांक, क्योंकि r1 r2 इंटीजर तो इनका सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर होगा। ये इंटीजर दो टुकड़ों में बट गया, तो ये दोनों टुकड़े जो है एक्चुअल इंटीजर के क्या कहलाएंगे, डिवाइजर कहलाएंगे। तो b इज डिवाइजर, लेकिन b अगर यार b इसका डिवाइजर है तो b हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, लेकिन गणित के यहाँ प्रॉब्लम है कि b इससे बड़ा है, तो यहाँ पर डिवाइजर तो ये होगा, नेचर कहता है, और यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम है। तो इन दोनों प्रॉब्लम को एक साथ तभी रिजॉल्व किया जा सकता है जब r1 माइनस r2 को क्या मान लिया जाए, 0। तो r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 0, इट मीन दैट r1 इज इक्वल टू r2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 होते ही b 0 का डिवाइजर भी होगा और b धनात्मक तो है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप r1 बराबर r2 इक्वेशन 2 में 6 में रखिए, तो b q2 माइनस q1, चूंकि b पॉजिटिव है तो b इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब q1 बराबर q2, यानी कि q और r जो आपने यहाँ पे प्राप्त किया वो दोनों कैसे हैं, आपके यूनिक हैं, ठीक है। तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम का प्रूफ है। इसके रिगार्डिंग हम लोग फिर कुछ रिमार्क के बात करेंगे, और रिमार्क के बाद हम लोग कुछ फंडामेंटल और डिफिनीशंस पे कॉमन डिवाइजर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।